डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल इपिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स, मेरा पिछले लेक्चर में बीएससी सेकंड ईयर और मैंने ये बताया था उसका बुक नंबर सेकंड जो था मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका मेरा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। क्या चल रहा था? चैप्टर नंबर 8 वो यह है कि सीरीज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में मैंने स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा बताया था। इसका मैंने लेक्चर नंबर ये मेरा 2 है। लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैंने इसके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझा दिया। आपने यदि मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देखें, तब आप उसके आगे का लेक्चर देखिए। अब मैं इस लेक्चर में बात ये करने वाला हूँ कि मेरा सीरीज सॉल्यूशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। तो अब मैं उन मेथड को वर्किंग रूल की बात और उन पर एक तो क्वेश्चन रिलेटेड उन पर बात करने वाला हूँ। अब हम सबसे पहले डाल देते हैं अपना फ्रोबिनियस मेथड फॉर वर्किंग रूल। क्या डाल देते हैं हम? फ्रोबिनियस मेथड फॉर वर्किंग रूल। ये डाल सकते हैं मेथड ऑफ फ्रोबिनियस, मेथड ऑफ फ्रोबिनियस, ये मेरा मेथड है। अब मैं इसके वर्किंग रूल की बात करता हूं। वर्किंग रूल इसका क्या होता है, इसको हमें कैसे मतलब उसमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में। आपको बस उन्हीं 8-10 इसके छोटे छोटे पॉइंट है वर्किंग रूल, आपको उन्हीं ध्यान रखना है, आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ किसके? वर्किंग रूल की। वर्किंग रूल की इसमें मुझे वर्किंग रूल क्या करना है, क्योंकि मुझे सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा कोई भी इक्वेशन दी होगी उसको पहचानना है कि इसमें फ्रोबिनियस मेथड लगना है या फिर उसमें सीरीज सॉल्यूशन मेथड लगना है। तो मैं आपको बता दोनों देना, लेकिन आपको जो अप्लाई यूज ज्यादा होना है स्टूडेंट्स वो मेरा फ्रोबिनियस मेथड ही होता है। अधिकतर इस क्वेश्चन इस मतलब यूनिवर्सिटी में अधिकतर इस वाले मेथड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मेरा मेथड जो होता है फ्रोबिनियस मेथड वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा आप टेक्निकल कह सकते हैं, जबकि सीरीज पावर सीरीज सॉल्यूशन की अपेक्षा। कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब इसका मेरे वर्किंग रूल है। अब इसमें वर्किंग रूल में मुझे क्या करना है, वो स्टेप में है फॉलो करनी है, वही आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात मुझे क्या करना है कि स्टेप नंबर फर्स्ट में देखना है। क्या? सबसे पहली बात स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये चेक तो करना ही है कि ये इसमें पावर सीरीज मेथड लगना है नहीं लगना है, तो आपको ये करना ही है। तो सबसे पहली बात मुझे क्या करना है कि मान लीजिए मेरी यहाँ पर लेट कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, लेट दी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, ठीक है। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रारूप जो कि मैंने पीछे आपको बताया किस तरह का होगा, इस तरह का मैंने बताया ये प्रारूप होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी मेरी, उसका ये प्रारूप आपको इस तरह दिया होगा। ये प्रारूप होगा, कोई भी मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका प्रारूप इस तरह होगा, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट रेड कीजिए, बहुत आराम से समझना। उसके बाद मेरा स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 मेरा क्या कहता है कि मुझे यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो लेट करना होगा। लेट कि मुझे क्या करना होगा, y इक्वल टू m इक्वल टू 0 m cm इंटू एक्स की पावर k प्लस m, मुझे ये लेट करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मुझे ये करना होगा, ठीक है। आप चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब इसको हम कब ले सकते हैं? 10 या लिख सकते हैं 10 वी टेक, मतलब जो मैंने हम इसको इस प्रकार जब ले सकते हैं क्या कि समेशन m इक्वल टू 0 cm इंटू एक्स की पावर k प्लस m, और यहाँ पर जो मेरा c0 होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये आपने इक्वेशन 2 मानी, ये बात समझे आप। अब मैं बात करता हूँ स्टेप नंबर 3 की। क्या? स्टेप नंबर 3 की बहुत आपको सिंपल से समझा सकता हूँ कि मुझे स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि मुझे m इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह पुट करनी है। वो भी कहाँ तक? आप इन्फिनिट तक पुट कर सकते हैं। तब मेरी जो इसका जो इसमें मुझे पुट करना है, तब मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू मेरा सॉल्यूशन आएगा x की पावर a c0, ठीक है। इस तरह मेरा ये आएगा इक्वेशन c0 प्लस c1 x प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स की पावर 3, इस तरह मेरा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद मुझे इसको इक्वेशन ऐड करनी है 3, आप ये समझे। उसके बाद मैं स्टेप नंबर 4 की बात करता हूँ, स्टेप नंबर 4 की।
मेरा स्टेप नंबर जो 4 जो होगा, मुझे ये डिफरेंस वो डिफरेंस जो मैंने इक्वेशन मानी है सेकंड वाली, उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि मुझे y डैश फाइंड करना है। y डैश फाइंड करना है तो मेरा यहाँ आ जाएगा y डैश, इस तरह क्या आ जाएगा y डैश, ये आ जाएगा मेरा ये। चार आप इसको इक्वेशन नंबर 4 ऐड कीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद मुझे स्टेप नंबर 5 में क्या करना है वो देखते हैं। स्टेप नंबर 5 में मुझे वाई डबल डैश ज्ञात करना है, क्या कि वाई डबल डैश। तो आप इसका वाई डबल, ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना है, जो मैंने आपको वर्किंग रूल में लिख रहा हूँ, बस आपको इन वर्किंग रूल को फॉलो करना है और आपके क्वेश्चन मतलब इजीली सॉल्व हो सकते हैं, हो जाएंगे आराम से। ये हो गया आपका इस तरह। ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 बन गई स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 5 बनी ये। अब उसके बाद मुझे स्टेप नंबर 6 में क्या करना है देखते हैं। अब स्टेप नंबर 6, जो मेरी बाई की वैल्यू है, बाई डैश है और बाई डबल डैश, वो पुटिंग करना है इक्वेशन नंबर 1 में, जो तुम्हारी इक्वेशन दी होगी। क्या करना है मुझे कि द वैल्यू ऑफ वाई डैश एंड वाई डबल डैश पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि मुझे बाई की, बाई डैश की, वाई डबल डैश की जो मेरी गिवन इक्वेशन है फर्स्ट जो है उसमें पुट करने देना है। ये बात यहाँ तक समझे। उसके बाद आपको ये पुट करने के बाद आप देखो ये आपको, अब मैं चलिए आपको अगले पेज पे बताता हूँ स्टेप नंबर 7 की बात। क्या, अब मैं बात करता हूँ अपने स्टेप नंबर 7 की। मुझे स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसको क्या सॉल्विंग करना है एंड, और जो सॉल्व करके जो मेरी इक्वेशन जो आ गई वो उसको हम इक्वेशन बना देंगे हम एंड, और मेक एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी, मेकिंग सकते हैं मेकिंग इक्वेशन। जो मेरी इक्वेशन जो बनेगी आप उसको कुछ भी ऐड कर, आप मान लीजिए मैंने 6 बन गई मेरी इक्वेशन, तो जो इक्वेशन जो बनकर आएगी हम उसको इंडिशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज इंडिशियल इक्वेशन। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 7 हो गया। अब देखो स्टेप नंबर 8 में जो मोस्ट काम करना है वो क्या करना है देखते हैं यहाँ पे। स्टेप नंबर 8 में मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है इक्वेटिंग टू द जीरो द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स, मुझे क्या करना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स अदर पावर ऑफ एक्स, ठीक है, पावर ऑफ एक्स ये करना है एंड फाइंड, मतलब कि मुझे इक्वेटिंग करना है कि जो जीरो से उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो होगी, जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स लिख सकते हैं आप, एक्स एंड, और जो मुझे फाइंड क्या करना है इसमें सी नॉट एंड, मुझे सी नॉट फाइंड करना है और रूट्स और एंड रूट्स, और मुझे यहाँ पर रूट्स फाइंड होंगे और सी नॉट, और जो मैंने शुरू में बताया जो सी नॉट जो मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। स्टेप नंबर 8 ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टेप नंबर 9 की बात करते हैं हम। स्टेप नंबर 9 क्या होगा हमारा कि मुझे फिर इक्वेटिंग करनी है, यहाँ पर इक्वेटिंग टू द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं ऑफ अदर पावर ऑफ एक्स, मतलब कि आप सबसे छोटी पावर की इक्वेटिंग करने के बाद जो आपकी दूसरी पावर बची होगी उसके कोफिशिएंट की हमें 0 से इक्वेटिंग करनी है, करने के बाद करनी है, और फाइंड एंड, हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे एंड फाइंड, सब लिखा दूंगा आपको स्टूडेंट्स में, C1 C2 C3, इस तरह आप इन टर्म आपको ये फाइंड मिल जाएगा टर्म C1 C2 की में ऑफ C नॉट की टर्म में आपको C1 C2 ये फाइंड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्टेप नंबर 10, आपको सब स्टेप फॉलो करने में आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन डिपेंड करता है वो आपके मतलब अब जो आपका जो सॉल्यूशन डिपेंड जो करेगा, आपके ये 9 स्टेप तो आपके फॉलो हो गए, अब आपका जो सॉल्यूशन डिपेंड करेगा जो आपके रूट्स आए उन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन किस पर डिपेंड है, रूट्स का। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं द कंप्लीट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रूट्स,
मैंने किया जाएगा स्टूडेंट, जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो आपका डिपेंड्स करेगा रूट्स पर, कि आपके रूट्स का नेचर कैसा है। यदि आपके रूट्स जो हैं इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, और ये आपके रूट्स का नेचर डिफरेंट करेगा, तब हमारे इसमें जो जो करेगा, तो हमारे इसमें 3 केस बनते हैं स्टूडेंट्स फ्रोबेनियस मेथड में हमारे। तो लिखेंगे देन दी पॉसिबल, हमारे जो केस, देन दी 3 केस पॉसिबल, देन द पॉसिबल ऑफ 3 केसेस स्टूडेंट्स, तब मेरे जो है 3 केसेस, मतलब हमारे 3 केसेस में संभव है। यदि आपके जो रूट्स आएंगे उन रूट्स को देखकर, आपको उनका नेचर देखकर 3 केस संभव है। सबसे फर्स्ट केस की बात करते हैं हम यहाँ पर। केस नंबर फर्स्ट मेरा क्या होगा कि जो हमारे रूट्स जो है कह सकते हैं हम जहाँ पे व्हेन दी रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट differ by the n integer। मतलब मेरा पहला केस क्या है स्टूडेंट्स की, मेरे जो रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और उनका जो अंतर है, उनका डिफरेंस है, वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने इसमें अर्थात कह सकते हैं, अर्थात डेट इज, यानी कि m1 और m2 जो है हमारे क्या होना चाहिए, मतलब कि हमारे m1 m2 कुछ भी हो सकते हैं, m1 माइनस m2, उनका जो डिफर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। पहला हमारा जो क्या है केस नंबर फर्स्ट है। और उनके जो रूट्स में डिस्टेंस का अंदर डिफरेंट होना चाहिए, एक जैसे नहीं हो सकते। वहां पर m1 कह सकते हो आप, m2 कुछ भी हो सकते हैं, निरे हो सकते हैं, डिफरेंट नहीं हो सकती। तब हमारे इस केस में जो सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा y बराबर c1 y, और जो हमारा m का जो रूट्स आएगा वो यहाँ पर y इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने k यहाँ से मतलब k इक्वल टू आप कह सकते हैं आप k1, इस तरह कुछ भी कह सकते हैं। उसमें मैंने आपको पीछे लिखाया था सॉल्यूशन में, तो c2 y k इक्वल टू k2, आप यहाँ m1 m2 कुछ भी मान सकते हैं रूट से। तब आपका सॉल्यूशन जो होगा इस केस में ये होगा, मतलब कि आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आप पहले रूट्स पे निकालेंगे, जो इक्वेशन दी होगी तब दूसरे में निकालेंगे, तब उसको आप ऐड करके लिख सकते हैं। तब आपके केस में ये होगा। अब स्टूडेंट्स मैं केस नंबर सेकंड की बात करता हूँ। केस नंबर सेकंड की, मेरा केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि जब हमारे रूट्स हो रिपीटेड हो, रिपीट मतलब हो इक्वल हो, क्या हो स्टूडेंट्स, मेरा रूट जो है रिपीटेड हो, तो लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स when the roots are repeated then the complete solution, मतलब कि मेरे सीधी सी बात है कि जो रूट जो मेरे एक जैसे आ सकते हैं, यानी कि रिपीट आ सकते हैं, यानी कि m1 इक्वल टू m1, इस तरह मेरे कोई भी रूट्स हो इस तरह मेरे इक्वल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तब इस केस में मेरा जो सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, जो मेरा होगा y इक्वल टू मेरा होगा c1 बाई, जो पहला हमारा रूट्स आएगा उसको हम m के बराबर मान सकते हैं, बाई आप कह सकते हैं यहाँ पर m पर m1 कह सकते हो आप स्टूडेंट्स, कुछ भी मान सकते हो इस तरह, प्लस c2, और जो दूसरे पार्ट का होगा उसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है k के सापेक्ष। तो आप यहाँ स्टूडेंट जब मैंने k यहाँ सोचना आप कह सकते हैं, और आप दूसरा रूट्स यहाँ पुट कर सकते हैं इस तरह, आपका ये हो गया। तो आपका सॉल्यूशन इस केस में ये होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो रूट्स इक्वल आए तब मुझे इनका पहले का मतलब रूट्स पुट करना है, एक हमारा करने का जो उसका वैल्यू आए, फिर दूसरे बार हमें उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है k के सापेक्ष में, तब उसको हमें उस वैल्यू पर पुट करना है m की वैल्यू, तब हम उनको ऐड करके लिखना है, तब मेरा सॉल्यूशन ये होगा। अब स्टूडेंट्स मेरी केस नंबर कितने होगा 2। अब स्टूडेंट्स मैं अपनी बात करता हूँ केस नंबर 3 की, जो कि मेरा केस नंबर 3 है, वो भी मैं आपको इधर बता देता हूँ मुझे पेज पर। चलिए आइए केस नंबर 3 की बात करते हैं। हमारा केस नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। हम अपने बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, जो मेरा केस नंबर 3 है वो थोड़ा सा स्टूडेंट थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं लिख देता हूँ उसको। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स व्हेन दी रूट्स आर डिस्टिंक्ट, जो मेरे रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट तो होंगे, एंड डिफर बाई एन इंटीजर,
मतलब कि ये मेरा जो तीसरा केस जो है वो सेम टू सेम मेरा जो था फर्स्ट केस है, उसमें जो है कि उनका डिस्टेंस रूट्स होते हैं, उसमें जो उनका इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो इंटीजर नहीं होता है, लेकिन इसमें इंटीजर होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। इंटीजर मेकिंग ए कोफिशिएंट ऑफ बाई इन्फिनाइट एंड, इसमें लिखेंगे मेकिंग, और एक पहचान जो है उसका जो मेकिंग ए कोफिशिएंट, मेकिंग ए कोफिशिएंट, मेकिंग ए कोफिशिएंट, मेकिंग ए कोफिशिएंट ऑफ बाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेरे तीस नंबर 30 का जो रूट्स जो है वो डिस्टेंस होंगे, उनका डिफरेंस जो है वो इंटीजर आना चाहिए, और जो बाई का कोफिशिएंट जो है, जो हमारे रूट्स आएंगे अगर उनको हम पुट करते हैं तब जो है वो कोई भी MC2 है C3 कुछ भी बाई के कोफिशिएंट जो होंगे उनको इनफाइनाइट बना देगा। तब समझ जाइएगा आप केस नंबर 3 लगना है यहाँ पर। तब इस केस में हमें पता है क्या करना होगा, तब इस केस में लिखेंगे लेट M1 एंड M2 दो कोई हमारे क्या है V द रूट्स हैं, द रूट्स हमने यहाँ पर सपोज किए ये हमारे को रूट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन और होनी चाहिए, क्या, सच डेट कि जो M1 जो है हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए M2 से। ये बात आप समझे, M1 जो ग्रेटर देन होना चाहिए M2 से। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो सॉल्यूशन ज्ञात करना होगा। तब हम इस केस में क्या करेंगे देखते हैं। तब लिखेंगे इफ सम ऑफ कोफिशिएंट, ये पहचाना केस नंबर 3 की स्टूडेंट। इस सम ऑफ कोफिशिएंट इस तरह आप लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बाई सीरीज become infinite when m इक्वल टू m1 पुट करना है। और स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, वी मॉडिफाई, हमें इसमें मॉडिफाई क्या करना है, हमें इसमें मॉडिफाई करना है द फॉर्म। मतलब कि हमें इस फॉर्म को मॉडिफाई करना है कि जो हमारा मतलब C0 जो होगा, हमें ये हमारा C0 जो होगा उसकी जगह हमें रिप्लेस करना है। तो ऑफ वाई लिखेंगे फ्रॉम ऑफ वाई रिप्लेसिंग, हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेसिंग C0 वाई V0 M माइनस M1। मतलब कि स्टूडेंट्स हमें इस C0 को रिप्लेस करना है B0 M माइनस M1 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी तो स्टूडेंट्स आपकी इन्फिनाइट की टर्म जो हट पाएगी, नहीं तो अन्यथा नहीं हट पाएगा। अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो हमें इन्फिनाइट की टर्म को खत्म करने के लिए इसको हमें रिप्लेस करना होगा। तब हमारा इस केस में जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, सॉल्यूशन, तब हमारा जो सॉल्यूशन जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा y इक्वल टू C1 y के इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा पेयर रूट्स होगा हमारा M1 उस तरह प्लस C2। अब दूसरा वाला रूट्स वो होगा हमारा, उसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, उसका पार्शियली डिफरेंशिएट, और हमें m बराबर उसको M2 पुट कर देना है। तब हमारा इस केस में ये सॉल्यूशन हमारा होगा और उनको ऐड करके लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स ये मेरा था क्या, इसका वर्किंग रूल। आपके ये वर्किंग रूल थे फ्रोबेनियस मेथड की। अब स्टूडेंट्स आपके मन में विचार आ रहा होगा कि बात करते हैं हम पावर सीरीज मेथड की। तो स्टूडेंट्स आपको पावर सीरीज मेथड में सेम टू सेम तो स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। बस स्टूडेंट्स आपको पावर सीरीज मेथड जो होता है उसमें नहीं तो आपके केस होते हैं 3, बस आपके जो केसेस जो होते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्या कि मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ पावर सीरीज मेथड के बारे में। क्या पावर सीरीज मेथड स्टूडेंट्स इसमें थोड़े क्वेश्चन लेंथी होते हैं फ्रोबेनियस मेथड में, और जो पावर सीरीज मेथड होता है वो थोड़ा सा इजीली होता है। इसमें आपको जो पावर सीरीज मेथड में आपकी इक्वेशन तो वो दी होगी स्टूडेंट, सेम मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपको इसमें जो सॉल्यूशन ऐड करना होता है स्टूडेंट्स, आपको y बराबर x की पावर m समेशन m इक्वल टू 0 इन्फिनाइट CM, आपको इसमें ये सॉल्यूशन ऐड करना होता है। बस आपको मैंने जो फ्रोबेनियस मेथड होता है उसमें मैं यहाँ पर एक के टर्म जुड़ी होती है, और पावर सीरीज मेथड में आपको ये करना होता है। और स्टूडेंट्स आपको जो वर्किंग रूल इसके थे आपको वही करना होगा। बस आपको ये सॉल्व करना है। आपके जो स्टेप नंबर मैंने आपको 9 लिखाए थे फ्रोबेनियस मेथड में, आपको सेम टू सेम वही करनी है स्टूडेंट्स इसमें। अब स्टूडेंट्स मैं ये करनी है तो आपको पावर सीरीज मेथड जहां कहीं अप्लाई होगा आपको मैं वही आपको सेम करना है, बस इसको सॉल्यूशन में अंतर है। बस आपको यहाँ पर m 0 1 2 इस तरह पुट करेंगे आप, तो आपका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो ये आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, C0 1 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन ये आएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पावर सीरीज मेथड में मुझे ये लगाना है थोड़ा सा, बस इसमें केक नहीं होता है ऐड। और हम बात करते हैं जो पावर सीरीज मेथड जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारी एक यंग इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। चाहे तो उसमें लिखा है कि यंग इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि उसको पावर सीरीज मेथड से ही हल करना है। और हमारा जो फ्रोबिनियस मेथड जो होता है वो जो है हमारी बेसिस इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, इसमें यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स क्या, फ्रोबिनियस मेथड सॉल्विंग बेसिस इक्वेशन जो बेसिस इक्वेशन होती है, चाहे तो वो क्वेश्चन में बोले कि सॉल्व द बेसिस इक्वेशन, तो आप समझ जाइए कि फ्रोबिनियस मेथड ही ये कह रहा है। और वो कह दे कि मान लीजिए यंगराज इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तब भी आप समझ जाइए कि वो हमारा क्या कर रहा है, पावर सीरीज मेथड की बात कर रहा है, पावर सीरीज मेथड की बात कर रहा है तब स्टूडेंट्स ये आप। तो स्टूडेंट्स मैं इस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको इसके वर्किंग रूल और मैंने आपको ये समझा दिया। अब स्टूडेंट्स में आप इससे अगले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इस पर रिलेटेड किस तरह मैं इसको सॉल्व करूंगा, उन क्वेश्चन की बात करूंगा स्टूडेंट्स। मैं इस लेक्चर में बस आपके में यही इसके वर्किंग रूल मैंने आपको सब दिखा दिया, आपको इन वर्किंग रूल को ध्यान में रखना है, आपको इन्हीं पर स्टूडेंट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये मेरा वर्किंग रूल का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।